बाकी मामलों की है तो फॉरेस्ट गार्ड भर्ती को लेकर जो बहुत सारे लोग बार बार पूछते रहते हैं, 100 पोस्ट निकली थी ये कैबिनेट से, लेकिन अभी तक कोई नया अपडेट इसलिए नहीं है क्योंकि जो असिस्टेंट फॉरेस्ट गार्ड की नई पोस्ट है कैबिनेट ने उसके बाद सैंक्शन कर दी थी। सिर्फ विभाग उनको भरने के लिए भर्ती नियमों को बनाने में लगा है, क्योंकि ये एक नया कैडर है, इससे पहले विभाग में ये कैडर था नहीं। और अब जो भर्तियां हैं वो असिस्टेंट फॉरेस्ट गार्ड को लेकर हो रही हैं। फॉरेस्ट गार्ड को लेकर डिपार्टमेंट में भी अभी तक कोई हलचल ऐसी नहीं है जिसको लेकर हम कह सकें कि ये भर्ती फॉरेस्ट गार्ड की हो रही है। अगली अगर बात करें तो पब्लिक सर्विस कमीशन के रिजल्ट आज आए हैं, उनकी बात कर लें अभी। और ये दो तरह के रिजल्ट हैं जिनको आप लोक सेवा आयोग की वेबसाइट पे भी चेक कर सकते हैं। जूनियर स्केल स्टेनोग्राफर ये भी रिकमेंडेशन आ गई है, और इसके साथ स्कूल लेक्चरर न्यू बायोलॉजी ये क्लास 3 है, कॉन्ट्रैक्ट पे है ये भी, और जो जूनियर स्केल स्टेनोग्राफर भी क्लास 3 है, नॉन गेजेटेड ही है, ये भी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस का है। दोनों का रिजल्ट घोषित हो गया है, और इस घोषणा के बाद राज्य चयन आयोग की तरफ जरूर बात होगी, क्योंकि राज्य चयन आयोग ने 2 प्रपोजल जो राज्य सरकार को दिए हैं, लेकिन अगर हम इनके रिजल्ट घोषित करने की बात करें तो इन्होंने एक टाइमलाइन दे रखी थी राज्य सरकार को, राज्य चयन आयोग ने, कि 31 दिसंबर 2024 तक जितने भी पेंडिंग इनके पास रिजल्ट हैं, जो पिछले कर्मचारी चयन आयोग के पेंडिंग थे, उनको घोषित कर देंगे। लेकिन अभी भी 3 रिजल्ट इनके पास हैं अभी, और ऐसा लगता नहीं, क्योंकि बीच में ये 3 छुट्टियां अचानक आ गई, उसमें से 2 अचानक आ गई, एक छुट्टी तो खैर है ही, तो इस वजह से ऐसा लगता नहीं कि ये 31 दिसंबर की डेडलाइन को पूरा कर पाएंगे। लेकिन फिर भी बाकी जो रिजल्ट हैं वो निकल गए हैं। अब अगर इनके 2 प्रपोजल की बात करें तो दोनों प्रपोजल महत्वपूर्ण है। उसकी वजह यह है कि एक प्रपोजल जो है आरसीए का वो है ओएमआर से एग्जाम कौन सा लेना है उसको लेकर, और सेकंड प्रपोजल है इनका सीबीटी एजेंसी को लेकर। दोनों राज्य सरकार को भेजे गए हैं। राज्य के जो युवा जो सरकारी नौकरी चाहते हैं, जिसके लिए तैयारी करते हैं, वो भी इंतजार कर रहे हैं कि राज्य चयन आयोग एटलीस्ट भर्ती एजेंसी के मामले में पूरी तरह फंक्शनल हो जाए, जो अभी नहीं है। और इन्होंने जो सरकार को प्रपोजल भेजे हैं उनकी एक तरह से अनुमति हो जाए। अब पहले प्रपोजल में यह है कि क्या जो हमीरपुर चयन आयोग है वो ओएमआर के माध्यम से भर्तियां कर सकता है कि नहीं, यदि इनके पास कोई एजेंसी नहीं है। सरकार को जो प्रपोजल आया है आरसीए के माध्यम से, उसमें सिर्फ ये जिक्र नहीं है कि सीबीटी नहीं है तो हम ओएमआर से कर लें, लेकिन उसमें हवाला जो दिया गया है वो दिया गया है जो इनकी गाइडलाइन है, उसका रूल 14 का सब रूल 14 है। उसमें यह है कि अगर आयोग चाहे तो विकल्प के तौर पर ओएमआर का इस्तेमाल कर सकता है। अब राज्य सरकार को जो प्रपोजल दिया गया है उस प्रपोजल में यह कहा है राज्य चयन आयोग ने कि जो 1000 से कम आवेदन अभ्यर्थियों के जिन पदों के अंगेस्ट हैं, जिस भर्ती के अंगेस्ट हैं, उसको राज्य सरकार हमें ओएमआर से एग्जाम करने की अनुमति दे। मैं आपको फिर बता रहा हूं कि इसमें सीबीटी की एजेंसी का जिक्र नहीं है, इसमें सिर्फ आवेदकों की संख्या का जिक्र है। तो ये एक प्रपोजल हो गया जिस पे अनुमति का इंतजार है। अब सेकंड प्रपोजल है वो है सीबीटी को लेकर। राज्य चयन आयोग ने यह कहा है कि क्योंकि इनके पास सीबीटी के लिए अभी कोई एजेंसी नहीं है, नई एजेंसी के चयन में वक्त लग सकता है 6 महीने से ज्यादा का, इसीलिए राज्य सरकार ये अनुमति दे ऑन नॉमिनेशन बेसिस। भारत सरकार की एजेंसियां जो हैं उनमें से किसी का नॉमिनेशन के आधार पर चयन हो जाए, और इन एजेंसियों में एक है एडसिल, एक है आईटीआई। आईटीआई का मतलब है यहां इंडियन टेलीकॉम इंडस्ट्री, और एक है सीडेक जिसको भी सब जानते हैं। इनमें से एडसिल का एक्सपीरियंस राज्य चयन आयोग का है, क्योंकि जब एडसिल को यह काम दिया था ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट की परीक्षा लेने का, तो एडसिल ने आगे ये जो एग्जाम है वो दे दिया था टीसीएस को, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस को। अब उन्होंने एग्जाम लिया, रिजल्ट देरी हो
हो गई क्योंकि उनको टाइम पे पैसे नहीं मिले। लेकिन इन तीनों में से किसी के चयन की बात कही गई है जब तक कि एजेंसी टेंडर के माध्यम से फाइनल नहीं हो जाती। हालांकि अभी भी इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं है कि यदि हमारी किसी भर्ती में, जैसे JOAIT होता है या क्लर्क होता है या इवन आप ये कहिए कि पटवारी जैसी भर्ती है उसमें है, तो जहां आवेदन 50,000 60,000 से ज्यादा हो जाएंगे वहां कौन सी एजेंसी जो है वो एग्जाम लेगी और कैसे लेगी, क्योंकि इतने तो कंप्यूटर ही प्रदेश में मौजूद नहीं है जिन पर ये एग्जाम लिया जा सके। तो ये अलग मैटर है। लेकिन ये दो प्रपोजल राज्य सरकार के पास लंबित हैं। जैसे ही ये आएंगे उसके बाद पता चलेगा कि सरकार इसके बारे में क्या सोच रही है और क्या इसमें परमिशन देती है। अब इसके बाद बात करते हैं जो रिश्वत का एक मामला पकड़ा। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण विषय है आज का जो सीनियरिटी केस में ब्रेकिंग हमने कहा है। कल हमने आपको एक अपडेट दी थी इस केस को लेकर कि हिमाचल सरकार ने सिविल सप्लाई का जो केस है ताज मोहम्मद और लेखराम वाला, जिसमें हिमाचल हाई कोर्ट से ही ऑर्डर आ गया था, जिसमें प्रिंसिपल सेक्रेटरी सिविल सप्लाईज को 2 लाख रुपए कॉस्ट लगाने की बात की गई थी। बाद में जब सरकार ने केस लड़ा तो सरकार ने सुप्रीम कोर्ट की वो जजमेंट रेफर की उसमें, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा है कि जहां सीनियरिटी को बहुत पहले से, काफी सालों पहले से चेंज करना पड़े तो वहां जरूरी नहीं है कि अगर बाकी व्यवस्था उससे प्रभावित हो रही हो तो जो बैक डेट से जहां बहुत सारी चीजें उथल पुथल हो रही हो उसको लागू करना जरूरी है। तो उन तर्कों को रखा। उसके बाद हिमाचल हाई कोर्ट में कॉस्ट तो नहीं लगी, लेकिन हाई कोर्ट ने यह जरूर कहा कि जैसा कि पूर्व का निर्णय है उसके मुताबिक परिणामी लाभ भी कर्मचारियों को दिए जाएं, कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों को जिनको सीनियरिटी का बेनिफिट दिया गया है। उसके बाद हिमाचल सरकार सुप्रीम कोर्ट में SLP दायर की गई है और उसमें यह कहा गया है कि हम सीनियरिटी देने को तैयार हैं। सीनियरिटी देने में जो करंट डेट से होगी, बैक डेट से चाहे ना हो, लेकिन जो परिणामी लाभ है एटलीस्ट कॉन्सिक्वेंशियल बेनिफिट और इंक्रीमेंट वो नहीं दे पाएंगे क्योंकि उससे बहुत सारी चीजें बिगड़ जाएंगी, बिखर जाएंगी। अब वो SLP रजिस्टर हो गई है सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री में। अब सिर्फ जो डेट फिक्स होनी है या नोटिस होने हैं और जैसे ही ये चीजें होती हैं उसके बाद सभी एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज को ये चिट्ठी जाएगी सिविल सप्लाई से कि अब जो परिणामी लाभ या सीनियरिटी देने का मैटर है उनको रोका जाए, फिलहाल स्टैंड स्टिल किया जाए जब तक सुप्रीम कोर्ट अपना ऑर्डर नहीं देता। ये एक पक्ष है। दूसरा पक्ष यह है कि जो हिमाचल सरकार ने विधानसभा के शीतकालीन सत्र में बिल पारित किया, उस बिल को 12 दिसंबर 2003 से ही क्यों लागू किया जा रहा है और केवल कॉन्ट्रैक्ट वाले कर्मचारी ही उसके दायरे में क्यों हैं? क्योंकि बहुत सारी ये बहस चल रही है कि ये जो बिल पास हुआ है उसमें बाकी लोग भी, चाहे वो पैरा टीचर है, चाहे PTA हैं, चाहे SMC है, SMC तो शायद अभी है नहीं उस सेटअप में, लेकिन PTA और जो पैरा टीचर हैं वो आगे हैं और उन पर भी इसको लागू किया जाए। एक पक्ष ये डिमांड में शुरू हो गया है। लेकिन अभी एक चीज का समझना जरूरी है कि जो बिल है विधानसभा में जो रखा गया था, जिसको अब गवर्नर ने जो मंजूर करना है, उसके बाद ये नोटिफाई होगा और एक्ट बन जाएगा और सभी विभागों के लिए कोर्ट में जो केस चल रहे हैं उनके लिए एक डिफेंस हो जाएगा। इस बिल को 12 दिसंबर 2003 से ही क्यों लागू किया गया है? देखिए, जब 2003 में कॉन्ट्रैक्ट की एक पॉलिसी बनाने के बाद, पॉलिसी तो खैर पहले भी थी, लेकिन 2003 में जो हमारे प्रेजेंट RNP रूल हैं जो आर्टिकल 309 के तहत बनाए जाते हैं, उन रूल्स का एक प्रोविजन था कॉलम नंबर 10 ऐड करने के लिए और उसी में यह गलती हो गई थी जिसको राज्य सरकार कह रही है कि हमने अभी बिल के जरिए इसमें सुधार किया। अब देखिए इसमें गलती क्या है। चीफ सेक्रेटरी ने सभी को चिट्ठी लिखी, प्रेस्क्राइबिंग ऑफ प्रोविजन फॉर अपॉइंटमेंट ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। ये अंडर सेक्रेटरी पर्सनल की तरफ से गई, उन्होंने लिखी, चीफ सेक्रेटरी की तरफ से सभी को भेजी गई और सभी को यह कहा गया है कि I am directed to say that it has been decided by the government that the mode of recruitment by way of contract recruitment may also be prescribed in addition to other mode of recruitment in all RNP rules। इस चिट्ठी में यह कहा गया कि सभी विभाग अपने RNP रूल्स में जो कॉन्ट्रैक्ट भर्ती है उसको भी अपने मोड ऑफ रिक्रूटमेंट में ऐड करें। इसके लिए सभी RNP रूल को बदला जाए, ऐसा कहा गया। इन दिस देयरफॉर
requested that all existing RNP rules where the mode of direct recruitment of a post has been prescribed in the same may be amended as such provision of column number 10 of the recruitment and promotion rules be prescribed in the following manner. column number 10 में लिखा गया by direct recruitment or on contract basis. Since the matter has already been approved by the Council of Ministers, it is therefore requested to amend the RNP rules accordingly without referring the matter to the cabinet. ये कहा गया चीफ सेक्रेटरी की तरफ से कि कैबिनेट ने इसको परमिशन दे दी है, वापस जो आरएनपी रूल बदलने के लिए कैबिनेट में मैटर भेजने की जरूरत नहीं है। सभी विभाग अपने अपने लेवल पर आरएनपी रूल बदलें और उसमें कॉलम नंबर 10 ऐड कर दें। कॉलम नंबर 10 जब ऐड किया गया तो उसमें लिखा गया कि भर्ती कैसे होगी, बाय वे ऑफ डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑब्लिक ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। अब सरकार का यह कहना है कि कोर्ट में कर्मचारियों ने इसी कॉलम नंबर 10 को बेस बनाया कि ये जो आर्टिकल 309 में आरएनपी रूल बने हुए हैं उसी में डायरेक्ट रिक्रूटमेंट और कॉन्ट्रैक्ट दोनों लिखा है, इसीलिए उनको रेगुलर होने से नहीं रोका जा सकता। और अब इसी करेक्शन को करते हुए राज्य सरकार ने कहा कि कॉन्ट्रैक्ट जो है वो आर्टिकल 309 के मैंडेट से बाहर है और वो कर्मचारी आर्टिकल 309 के मैंडेट में तभी आएगा जब वो रेगुलर हो जाएगा। इसी कारण जो कॉन्ट्रैक्ट का बेनिफिट है उसको होल्ड किया गया है और यह होल्ड किया गया है 12 दिसंबर 2003 से। अब गवर्नर इस पे क्या करते हैं वो एक अलग विषय है, जब आएगा तब आपको बताएंगे, लेकिन वजह मैंने आपको बता दी। जहां तक बात बाकी कैटेगरीज हैं, इस ऑर्डर के अनुसार बाकी कैटेगरीज नहीं इसमें आती, चाहे जो कॉन्ट्रैक्ट पॉलिसी के अलावा किसी और तरीके से भर्ती किए गए हैं। अगली बात करते हैं अब जो राजकीय शोक का